नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। वक्त है नेशन 89 का, जिसमें हम हर राज्य की खबर, हर जिले की खबर आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन बात सबसे पहले एक बड़ी खबर की कर लेते हैं, उसके बाद सिलसिलेवार शुरुआत करेंगे नेशन 89 की। अभी बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए। जी हां, सुबह 4:30 बजे आनंद मोहन की रिहाई हो गई है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, बाहुबली आनंद मोहन सहरसा जेल से रिहा हो गया है। जी हाँ, अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे। दरअसल टाइमिंग दोपहर की थी, लेकिन अंधेरे में ही सुबह 4:30 बजे रिहा कर दिया गया आनंद मोहन को। ऐसे में कई सवाल जो है उठ रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की और क्यों ये फैसला लिया गया। और सबसे बड़ी बात ये, जिस तरीके से लगातार बिहार सरकार भी कटघरे में खड़ी हो रही है आनंद मोहन की रिहाई को लेकर। पूर्व सांसद है आनंद मोहन, जिसको रिहा कर दिया गया है, और सुबह 4:30 बजे अंधेरे में अचानक से रिहाई की गई। हालांकि आरजेडी जो है और जो बिहार सरकार है वो लगातार ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि नियमों के तहत ही रिहाई हुई है। लेकिन ऐसा कैसा नियम कि 4:30 बजे अंधेरे में अचानक से रिहाई कर दी गई? क्योंकि आज दोपहर का वक्त था, दोपहर तक निकलना था बाहुबली आनंद मोहन को, सहरसा जेल से बाहर आना था। लेकिन सुबह 4:30 बजे अचानक आनन फानन में रिहाई कर दी गई। तो अहम खबर, बड़ी खबर, सुबह 4:30 बजे आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आएंगे, सीधा रुख करेंगे पटना का, जहां से हमारे सहयोगी राजीव मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे बड़ी बात यह कि रिहाई होनी थी, सबको पता था, लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई सजा होती है उसमें बदलाव किया जाता है और टाइम, लेकिन यहां पर तो टाइमिंग में ही बदलाव कर दिया गया। ऐसी क्या इमरजेंसी थी, ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि सुबह अंधेरे में 4:30 बजे ही रिहा करना पड़ा? देखिए, बिल्कुल ये सही बात आ रही है कि किस तरह से आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जिस तरह से कानून में बदलाव किया गया, और उसी प्रकार से अभी जिस तरह से उनकी रिहाई की गई है जेल से 4:30 बजे के आसपास, बताई जा रही है कि उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और पूर्णतः वो अब रिहा हो गए हैं, पहले पेरोल पे थे। तो निश्चित तौर पर इस पर सवाल होगा, लेकिन पहले भी सरकार और प्रशासन की ओर से इस मामले में कानून का सहारा लिया गया है। अभी तक प्रशासन की ओर से ये कहा नहीं जा रहा है, हालांकि साधारणतया ये हम सभी जानते हैं, या ये कानून के जानकार या जो भी लोग जानकार लोग हैं वो बताते हैं, उनका कहना है कि जेल मैनुअल के मुताबिक कभी भी वो जेल में कैदियों की गिनती होती है, कैदियों की गिनती होने के बाद उनकी रिहाई संभव होती है। लेकिन ये किस प्रक्रिया के तहत किया गया है वो बात सामने आएगी। लेकिन इसको लेकर के फिर से नीतीश सरकार जो है विपक्ष के निशाने पर है। तो 4:30 बजे राजीव, आरजेडी लगातार ये बात कहती हुई नजर आ रही है, बिहार सरकार की तरफ से भी ये तर्क सामने आ रहा है कि नियमों के तहत रिहाई हुई है। तो क्या ये जो नियम है, बाकी और जो अपराधी है या बाकी और लोग जो कैदी जेल में बंद है, क्या उन सब पर भी लागू होगा? किसी की भी कभी भी रिहाई हो जाएगी? देखिए, यही तो सवाल अब खड़ा हो गया है कि जिस प्रकार से आनंद मोहन जो रिहाई हुई, उस पर तमाम नेता यही कह रहे हैं कि जो 2016 में जिस कानून को नीतीश कुमार ने बदला था, उसी कानून को फिर से 2023 में बदल के आनंद मोहन को बाहर कर रहे हैं। तो अब माले वाले कह रहे हैं कि टाटा के अंदर जो बंद है उनको निकाला जाए। इधर भाजपा के जो सांसद है राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि प्रभुनाथ सिंह जो पूर्व सांसद है उनको जेल से रिहा किया जाए। तो नीतीश सरकार लगातार जो है घिरती जा रही है। जो माले हैं वो महागठबंधन का हिस्सा है, तो उनको तो आंदोलन करने की तैयारी में है। यहाँ उसके बाद जो जी कृष्णैया, जिनकी जो डीएम थे गोपालगंज के, और उनकी जो हत्या हुई थी, उनके परिवार वाले सरकार को निशाना पर लिए हुए हैं, आनंद मोहन को इसको निशाना पर लिए हुए हैं। हालांकि आनंद मोहन ने इस मामले में कहा कि वो जाके मिलेंगे, लेकिन चारों तरफ से जिस तरह से ये जो इनका रिहाई हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक राजनीति रूप से ये जो है चर्चा छिड़ी हुई है। और आनंद मोहन की रिहाई के साथ एक और मामला सामने आया कि बक्सर जेल में बंद पतिराम राय, जिसकी मृत्यु 2 साल पहले हो गई, और उस जो सूची बनाई गई, जिस सूची में रिहाई की बात कही जा रही है, उस रिहाई में भी जो है चूक हो गया और मृत व्यक्ति का नाम उस सूची में आया। हालांकि बक्सर के कारा अधीक्षक ने इस पर सफाई दी है, लेकिन कहने का ये तात्पर्य है कि किस तरह से हड़बड़ी दिखाई जा रही है। सरकार अपने बचाव में जितना वो बचाव करना चाहती है, उतना ही वो घिरती जा रही है। एक और सूचना आ रही है कि इस मामले में पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है, और कहा जा रहा है कि यह फैसला गलत है। इस सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई है। तो तमाम तरह से जो है घेरने की तैयारी है विपक्ष को कि ये जो फैसला आया है, इस फैसले में कहीं ना कहीं सरकार अपने
राजनीतिक मकसद से इसको फैसला ली है, और ये राजनीतिक जनहित में मकसद नहीं का है। जिक्र आप राजीव यहाँ पर कर रहे हैं। अब जब राजनीतिक मकसद का जिक्र आपने किया है तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आनंद मोहन 2024 के लिहाज से या फिर बिहार की राजनीति के हिसाब से जरूरी है या फिर मजबूरी है? देखिए, निश्चित तौर पर जो अभी दोनों चीजें हैं। पहली बात तो कि 2024 का जो चुनाव है, अभी जातीय समीकरण को साधा जा रहा है। आप देखिए, जो इनके अगर ये एक बहुत बाहुबली नेता रहे हैं और इनकी पकड़ अपनी जातियों में, यानी खासकर जो राजपूत जाति में इनकी पकड़ रही है, तो इसको देखा जा रहा है कि अगर ये आते हैं और ये महागठबंधन में शामिल होते हैं, और हालांकि इन्होंने अभी पत्ता अपना खुला नहीं है, इन्होंने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे और तब हम तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार पूरे देश में विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, उस विपक्षी एकता में इनको शामिल करेंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि इनको शामिल करने से इनके जो समुदाय है उनका इनको फायदा होगा। तो निश्चित तौर पर यह है। उसके अलावा जो राजनीति, जो आगे जो बिहार की राजनीति है, उसमें भी इसका असर पड़ेगा, ऐसी संभावना है। 2025 में जो चुनाव होगा उसमें इनकी संभावना है कि आनंद मोहन के जेल बेटे चेतन प्रशासन आनंद की अगर हम बात करें, जहां से रिहाई हुई है आनंद मोहन की, जेल प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या किसी की कोई बाइट आई? क्योंकि देखिए, अमूमन देखा जाता है कि अगर रिहाई के आदेश भी आ जाते हैं उसके बाद 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं बाहर निकलने में लोगों को, लेकिन यहाँ पर रिहाई का आदेश आया नहीं कि आनंद फानन में तड़के सुबह अंधेरे में सूरज तक निकलने का इंतजार नहीं किया गया और रिहाई कर दी गई। किसका दबाव, किसका प्रेशर, किसके कहने पर रात के अंधेरे में 4:30 बजे ये फैसला लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए, ये फैसला इसलिए लिया गया होगा, ऐसा माना जा रहा है कि जिस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को कवर करने के लिए मीडिया वहां पहुंची हुई है, तो ये मीडिया से बचने के लिए इस तरह के रात के अंधेरे में इनको निकाल दी गई कि किसी को कहना नहीं पड़ेगा। जेल प्रशासन, लेकिन राजीव, नहीं लग रहा कि बचने के चक्कर में और ज्यादा घिर गए? क्योंकि पहले से ही सवाल हो रहे थे और अब रात के अंधेरे में किसी को अगर इस तरीके से निकालोगे तो आप बच नहीं सकते, बल्कि आप सवालों का सामना और ज्यादा करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि कानून सबके लिए है, सिर्फ आनंद मोहन जी के लिए नहीं है, सभी के लिए कानून बराबर है। और कानून जब बराबर है तो इनके लिए जो मैनुअल में बदलाव किया गया, इनको जब 4:30 बजे रिहा कर दिया गया जेल से, तो ये तो जेल प्रशासन के लिए और शासन के लिए और सरकार से ये सवाल हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, ये अचरज है। लेकिन अब सरकार की ओर से क्या जवाब आता है, प्रशासन इस पर क्या सफाई देती है, इसको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ है और ऐसा बिल्कुल ही अचरज वाली बात है। तब कोई भौतिक है, अभी तक किसी की बाइट नहीं आए हैं। अब तक सहरसा जेल से निकलने के बाद आनंद मोहन कहाँ छुपे हुए हैं, अभी सामने नहीं आ रहे मीडिया के सामने। ये कहा जा रहा है कि वो अपने घर पे आएंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे, लेकिन उसका टाइमिंग भी ठीक से नहीं बताया जा रहा है। उसके अलावा उनके गांव में भी कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भी शामिल होना है उनको। तो इस तरह से अभी तक कहीं किसी का बाइट तो नहीं आ रहा है, कोई बोल नहीं रहा है इस पर। लेकिन ये जो घटना हुई है, इस बीच ये भी सुन लेते हैं कि विजय सक्सेना, उनका क्या कुछ कहना है, नेता प्रतिपक्ष है वो, और साथ ही साथ जिन आईएएस की हत्या हुई उनका परिवार इसे कैसे देख रहा है, उनकी बेटी का क्या कुछ कहना है, वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। पापा के दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, अगर इनजस्टिस होता है तो हम डेफिनेटली लड़ेंगे। हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम करेंगे। हमने सिविल सर्वेंट नहीं बना है, बट आई थिंक अभी बहुत सोर्सेस है जहां से हम जा सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो हाँ डेफिनेटली हम लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी साफ कह रही है कि अपराधी और भ्रष्टाचारी के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। माननीय न्यायालय संवैधानिक संस्था है, वो अपना निर्णय ले और उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। आपने 2016 में आनंद मोहन जेल से न रिहा हो, इसके लिए आपने संशोधन किया, और 2023 में वो बाहर निकले, इसके लिए संशोधन। ये दोहरा चरित्र और दोहरा व्यवहार कहीं न कहीं अपराधी भ्रष्टाचारी का मनोबल बढ़ाएगा, जिससे अराजकता का वातावरण बनेगा और बिहार के लोग शर्मसार महसूस कर रहे हैं। ये बड़े भाई छोटे भाई हमेशा अपराधियों के पक्ष में खड़ा होकर बिहार की जनता की तबाही और बर्बादी की कहानी लिखी है।
तो राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। राजीव, सबसे बड़ी बात यह है वो बीजेपी जो बहुत ज्यादा सवाल उठा रही है आनंद मोहन पर, और खुद ही वो बीजेपी जब गुजरात में बिल्किस बानो का केस आपको याद होगा, एक साथ कई बलात्कारियों की रिहाई हुई थी, बाकायदा फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया था, तो नहीं लगता कि अपने अपने हिसाब से हर कोई कानून में संशोधन भी कर लेता है, अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोगों को हर कोई बचा भी लेता है, अपने अपने हिसाब से रिहाई भी करा देता है, और अगर सजा याफ्ता होते कुछ भी होते हैं, चाहे आरोप कुछ भी लगे हो, लेकिन हमें फायदा कहां से हो रहा है? हर पार्टी फिलहाल अपने बारे में सोचती है। देखिए, अब ये बिल्कुल सही बात है। इसमें देखिए, राजनीति में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, वो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कहीं की पार्टी, कहीं के नेता जो है दूध के धुले हमेशा वो अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उन लोग कई बार ऐसे डिसीजन लिए जाते रहे हैं। तो इस मामले में जो भाजपा हमलावर है और जो गुजरात का मसला है, उसे तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं वो भी उस मामले में उनको सफाई देना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक मकसद से उसका भी इसी तरह फैसला हुआ था और रिहाई हुई थी। तो अब आनंद मोहन को लेकर के जिस तरह से भाजपा हमलावर है, लेकिन भाजपा अपने पक्ष के बारे में अभी नहीं कर रही है, उस पर कुछ भी नहीं। उनका सीधा कहना है कि यही नीतीश कुमार थे जो आनंद मोहन को जेल में बंद रखने के लिए 2016 में कानून में प्रावधान लाया कि जो सरकारी सेवक की हत्या करेंगे वो आजीवन कारावास में होंगे, उनको रिहा नहीं किया जाएगा। और वही नीतीश कुमार 2023 में किसके दबाव में आकर इस तरह से काम कर रहे हैं? तो ये तो पूरी तरह दिख रहा है कि ये पूरी तरह राजनीति है। और राजनीति दबाव में काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके इशारे पर ये तमाम चीजें हो रही हैं, ये आने वाले वक्त में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं नेशन@9 की। तो नेशन@9 में बात सबसे पहले गुजरात से अहम खबर की करेंगे, जहां पीएम मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वागत पहल के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इस योजना के पिछले लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात सरकार इस पहल के 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने पर स्वागत सप्ताह मना रही है। स्वागत की शुरुआत अप्रैल 2003 में प्रधानमंत्री की तरफ से उस समय की गई थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत उनके इस विश्वास से प्रेरित थी कि एक मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने राज्य के लोगों की समस्याओं और नागरिकों की शिकायतों को दूर करना है। अगली खबर बेंगलुरु से बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बेंगलुरु में रोड शो कर प्रचार करेंगे। और वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव रोजी एम जॉन ने संवाददाताओं को बताया कि राहुल गांधी उडुपी जिले के कोप कस्बे में मछुआरा समुदाय से भी बातचीत करेंगे। बता दें कि रोड शो बेंगलुरु में कलेक्टर गेट से A.B. शेट्टी सर्कल तक निकाला जाएगा और रोड शो के दौरान लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इस दौरान दक्षिण कन्नड़ के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के सदस्य और युवा कांग्रेस के नेता रोड शो में शामिल होंगे। अगली खबर भी कर्नाटक से, जहां कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कर्नाटक गए खड़गे ने कहा कि डबल इंजन सरकार कर्नाटक के युवाओं की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक के लोगों की भलाई और उनके विकास के लिए काम करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी की योजना के बारे में बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की युवा निधि योजना बीजेपी के कुशासन का समाधान है। और वहीं खड़गे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरक्षण सबसे पहले कर्नाटक ने दिया था। बीजेपी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि आप लोगों को क्यों भड़का रहे हैं। सूडान में सेना और अर्ध सैनिकों के बीच संघर्ष अभी भी जारी है और इसी बीच फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया है। बुधवार को 360 भारतीय नागरिकों को लेकर विशेष विमान सऊदी अरब के जिद्दा से राजधानी दिल्ली पहुंचा। जैसे ही भारतीय नागरिक सूडान से दिल्ली पहुंचे, उन्होंने भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, पीएम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। भारत ने सूडान से कुल 670 भारतीय नागरिकों को निकाला है। बुधवार रात एक व्यावसायिक विमान से जिद्दा से निकाले गए लोगों का पहला समूह नई दिल्ली पहुंचा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि भारत अपनी वापसी का स्वागत करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 68वीं पूर्ण बैठक में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। किसी भी देश की तरफ से प्रसारित की जाने वाली गलत सूचना, बयानबाजी और प्रचार इस तथ्य को नकार नहीं सकते हैं। यूएनएससी में सुधार की वकालत करते हुए माथुर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वीटो पहल को अपनाए हुए 1 साल बीत चुका है। वीटो पर भारत की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट रही है। यूएनजीए ने 2008 में सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की थी कि वीटो के सवाल सहित यूएनएससी सुधार के सभी 5 पहलुओं को
व्यापक तरीके से तय किया जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि सभी 5 स्थायी सदस्यों ने पिछले 75 वर्षों में अपने संबंधित राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया है। खबरों में रुक करेंगे तमिलनाडु का। चेन्नई में आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। अधिकारियों ने निजी रियल एस्टेट डेवलपर अंकिता बिल्डर्स के कार्यालय और इसके मालिक नारायण आचार्य के हुबली स्थित आवास पर छापेमारी की। इसके अलावा शहर के एक और बिल्डर अरविंद कुलवर्गी के आवास पर भी आईटी की टीम ने छापेमारी की। बता दें कि इससे पहले चेन्नई में भी 24 अप्रैल को इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी एक साथ 75 से ज्यादा स्थानों पर पहुंचे। इन 75 जगहों में से अकेले चेन्नई में ही 50 ठिकानों पर छापेमारी की गई। तमिलनाडु में आईटी रेड जी स्क्वायर रिलेशंस पर की गई है। ये एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कथित रूप से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी हुई है। अगली खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा में बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। बीजेपी ने राज्य और जिला स्तरीय संगठन में काफी बड़े बदलाव किए हैं। बीजेपी ने रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और रोहतक के जिला अध्यक्षों को अपने पदों से हटाकर नए जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। तो वहीं सोनीपत के जिला प्रभारी को दायित्व से हटा दिया गया है। रेवाड़ी, जींद और सोनीपत के जिला प्रभारियों के कार्य दायित्व में पार्टी ने बदलाव किया है। बीजेपी ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान को उनके मौजूदा दायित्व से मुक्त कर दिया, लेकिन उन्हें भाजपा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जिला स्तरीय बैठक और पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन के बाद मिले फीडबैक के आधार पर संगठनात्मक बदलाव किए हैं। चलिए अब बात करें कि असम के प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अडानी हिंडनबर्ग मामले में एनसीपी चीफ शरद पवार के खिलाफ ट्वीट करने की चुनौती दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान शरद पवार के अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी से हुई हालिया मुलाकात का जिक्र करते हुए मांग की कि सीएम शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हम अडानी के दोस्त हैं, मैं उन्हें जानता तक नहीं हूँ। पूर्वोत्तर के लोगों को अडानी, अंबानी और टाटा तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। हम वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो मैं उन्हें शरद पवार के खिलाफ ट्वीट करने की चुनौती देता हूं। पवार जी के अडानी से रिश्तों पर सवाल कीजिए, ये लोग सहूलियत वाली राजनीति करते हैं। और बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर दंतेवाड़ा में एक नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए। आईईडी धमाके में एक नागरिक के भी मारे जाने की खबर है। सभी जवान डीआरजी के हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। हमले पर सीएम बघेल ने कहा कि यह हमला नक्सलियों की कायरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी जवान की शहादत बेकार नहीं जाएगी, इस नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर हमले की कड़ी निंदा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा नक्सली हमले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की। उन्होंने छत्तीसगढ़ सीएम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। खबरों में रुक करेंगे गुजरात का। राहुल गांधी के बाद अब आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव की विवादित बयान देने के मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। तेजस्वी यादव को गुजराती ठग वाले बयान के लिए अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिस पर 1 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी। तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने गुजरातियों को ठग और धूर्त कहा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने ये बयान पीएनबी के पैसे लेकर भागे मेहुल चौकसी को लेकर दिया था। तेजस्वी यादव ने उन्हें गुजराती ठग कहा था। इसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया और सख्त कार्रवाई की मांग की गई। तेजस्वी ने यह बयान पिछले महीने दिया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि आज देश के जो हालात है उसमें गुजराती ही ठग हो सकते हैं। ये ठग बैंक का पैसा, एलआईसी का पैसा लेकर भाग जाते हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगली खबर दिल्ली से, जहां आयोजित सौराष्ट्र तमिल संगम के समापन समारोह में पीएम मोदी शरीक हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक किताब का विमोचन किया। सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से प्रकाशित पुस्तक सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति का विमोचन पीएम मोदी ने किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि ये देवी मीनाक्षी और देवी पार्वती के रूप में एक शक्ति की उपासना का उत्सव भी है। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले बनारस में काशी तमिल संगम का आयोजन हुआ था, जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई थी। और आज सौराष्ट्र की धरती पर एक बार फिर हम भारत की 2 प्राचीन धाराओं का संगम होता देख रहे हैं। और बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करते हैं, जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दक्षिण कर्नाटक के जिले मंडिया पहुंचे। यहां पर उन्होंने पहले रोड शो किया और रोड शो के बाद सीएम योगी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि यूपी और कर्नाटक का काफी पुराना रिश्ता है। जहां भगवान राम अयोध्या में हुए थे, तो भगवान बजरंगबली का जन्म कर्नाटक में हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस विकास की बात कर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन सब जानते हैं कि उनकी विकास की हकीकत क्या थी। कांग्रेस सरकार के राज में प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होता था।
अगली खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला 28 अप्रैल तक टल गया है। दरअसल सिसोदिया की जमानत याचिका पर 18 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी और इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को ईडी मामले में उनकी जमानत पर फैसला सुनाया जाना था, लेकिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट अब 28 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया से जेल में ईडी ने भी पूछताछ की थी। ईडी ने पूछताछ के बाद जेल से ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। पिछले महीने भी सिसोदिया ने जमानत याचिका दायर की थी और जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा कर चुके हैं। अब जिलों की सीमा निर्धारित करने का काम चल रहा है, लेकिन 19 नए जिले बनाने की घोषणा के बावजूद राजस्थान में कई और जिले बनाए जाने की मांग की जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कुछ और जिले बनाए जाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि सांभर लेक फुलेरा को संयुक्त रूप से जिला बनाने की मांग को लेकर जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक विवेक शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की मौजूदगी में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विवेक शर्मा ने कहा कि सांभर लेक पौराणिक शहर है और जो जिला बनने के सभी मापदंड पूरे करता है और भौगोलिक दृष्टि से भी उपयुक्त है। और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां पर पिछले दिनों नॉर्थ दिनाजपुर जिले के कालियागंज में गुस्साए लोगों ने थाने में आग लगा दी और पुलिस को कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए पत्थरबाजी कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया था। इस मामले में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर विपक्षी दल बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि ये बीजेपी का सुनियोजित प्लान था और हिंसा भड़काकर बीजेपी राज्य में शांति भंग करना चाहती थी। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि हिंसा में शामिल लोगों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। उन्होंने कालियागंज में लड़की की मौत और मंगलवार को हुई आगजनी दोनों घटनाओं की उच्चस्तरीय जांच कराने के आदेश जारी कर दिए। अब बात तमिलनाडु की करते हैं, जहां चेन्नई में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष वीपी दुरईसामी, अनुसूचित जाति विंग के अध्यक्ष टाडा पेरियासामी समेत कई नेताओं ने राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दलित ईसाइयों के लिए कोटा पर विधानसभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव को रद्द करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं मुलाकात के बाद अनुसूचित जाति विंग के अध्यक्ष टाडा ने कहा कि जो लोग दूसरे धर्म से धर्मांतरित होते हैं वो बीसी के तहत आते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा मंडल आयोग की सिफारिशों द्वारा की जाती है। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से। राज्य के लोगों के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 को अधिक सुलभ और सरल बनाने के लिए सरकार इसमें नई सुविधाएं जोड़कर मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के हेल्पलाइन के लिए एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स भी विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इससे नागरिकों को अपनी शिकायतें पहुंचाने में आसानी होगी, साथ ही कॉल बैक का अनुरोध करने और नई शिकायतें दर्ज करने की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। शिकायत संबंधी सुविधाओं के अलावा व्हाट्सएप चैट बोट सरकारी योजनाओं के बारे में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जानकारी देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों की शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए योजनाएं बना रही है। अगली खबर कर्नाटक से, जहां एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन के कर्नाटक के दौरे पर हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक के बेलगावी में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में आज कर्नाटक देश के विकास का इंजन बना हुआ है। राज्य में बीजेपी की सरकार है तो पीएफआई पर बैन लग गया है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस सरकार आए और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने तो ये पीएफआई वालों को छोड़ने का पाप करें। ये आतंकवाद और आतंकवादियों के साथ देने का काम करते हैं। अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का अंतिम दर्शन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चंडीगढ़ में बादल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पीएम मोदी ने सिर पर केसरिया पटका बांध रखा था। उन्होंने हाथ जोड़कर दिग्गज अकाली नेता को पुष्प अर्पित किए। अपने शोक संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि बादल के निधन से मैं बेहद दुखी हूँ। प्रकाश सिंह बादल भारतीय राजनीति की विराट हस्ती और बड़े नेता थे, जिन्होंने पंजाब राज्य के साथ साथ देश के लिए भी बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने पंजाब की प्रगति के लिए अथक परिश्रम किया और कठिन समय में पंजाब को सहारा देने का काम किया। बताने के साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रकाश सिंह बादल के पांव छूकर आशीर्वाद दिया था। तो फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ नेशन नेट 9 में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।